नमस्कार आप सभी को। मैं विनोद कुमार, सामाजिक विज्ञान अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय रकौली, जिला मोहाली, पंजाब क्लस्टर 1, चंडीगढ़ रीजन। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास का 7वां पाठ, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। देसी जनता मीन्स हम सब इंडियंस, क्योंकि चैप्टर ब्रिटिश पीरियड के टाइम का है, तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान अंग्रेज हमारे को देसी जनता कहते हैं। तो किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे था पहले वाला, और उन्होंने किस प्रकार से शुरू किया, ये सभी बातें हम इस पाठ में डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे? अंग्रेज भारतीय शिक्षा को किस तरह देखते थे, प्राच्यवाद की परंपरा, प्राच्यवादी शिक्षा, पूर्व की जघन्य गलतियाँ, जेम्स मिल और मैकाले के विचार, व्यवसाय के लिए शिक्षा, वुड्स डिस्पैच 1854 में जो पारित हुआ था, स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, विलियम एडम की रिपोर्ट, नए दिनचर्या नए नियम, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ये महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी ने एक और कहा था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। तो उनके विचार क्या थे, ये हम पढ़ेंगे। टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना क्यों की, क्या फीचर्स थे, उसके क्या विशेषताएं थी। बिना समय सारणी, बिना पाठ्यक्रम के टैगोर चाहते थे कि ऐसा स्कूल हो। तो शुरुआत से अब तक शिक्षा में अनेक प्रयोग हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसे आजकल का देख लीजिए, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति शुरुआत की गई है। तो उसी के तहत आपके लिए जो सामग्री तैयार की जा रही है। चैप्टर पुराने बुक का 8वां पाठ इस करके ये यहाँ पे लिखा गया है, नई बुक का 7वां पाठ है। तो अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह के विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान उस समय किस बात पर विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रियाएं दी, और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह से विकसित हुए कि भारतीयों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। पहले तो तैयार ही नहीं थे कि भारतीयों को पैसा कुछ ना कुछ हमारा भारतीय एजुकेशन पर खर्च करें, लेकिन जब वो तैयार हुए तो किस प्रकार की एजुकेशन पे खर्च करेंगे। इनकी अब जिस प्रकार से चल रही है उस पर तो खर्च नहीं करेंगे, ज़्यादातर ऑफिसर इसी के पक्ष में थे। लेकिन कुछ एक लोग थे जो भारतीयों को उनकी पुरानी जो परंपरा चल रही है उसी भाषा में ज्ञान देने के लिए, यानी कि हमारी फारसी या संस्कृत भाषा है, इसको प्राच्यवादी शिक्षा बोलते हैं, कि प्राच्यवादी शिक्षा प्रणाली जो थी, जो पुराने स्कूल हैं हमारे, उसी प्रकार से हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये मनमुटाव हो गया अंग्रेज अधिकारियों के बीच। कुछ प्राच्यवादी शिक्षा के पक्ष में थे और कुछ पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में थे। पाश्चात्य मीन्स अंग्रेजों की शिक्षा और प्राच्यवादी मीन्स हमारी शिक्षा। तो प्राच्यवादी के आलोचक और प्राच्यवादी के समर्थक अंग्रेजों में भी एक प्रकार से दो गुट बन गए। जो प्राच्यवादी के पक्ष में बहुत कम लोग थे, उनमें से मुख्य रूप से एक व्यक्ति थे विलियम जोन्स, जो तकरीबन 1783 में कलकत्ता आए थे। आपको शायद पता हो, पहले कलकत्ता राजधानी थी और देश का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में ही खुला था। तो वहाँ जूनियर जज की भूमिका निभाने के लिए विलियम जोन्स आए थे। बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे, अनेक भाषाओं को जानने वाले भाषाविद थे। उनको ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। तो वो चाहते थे कि भारत को उनकी अपनी भाषा में शिक्षित करना चाहिए। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था कोलब्रुक। तो विलियम जोन्स और कोलब्रुक दो व्यक्ति थे जो चाहते थे कि भारत को उनकी अपनी भाषा में शिक्षित करना चाहिए। उनके विचार क्या थे? उनके विचार ये थे कि भारत को जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था। जैसे भारत के नालंदा विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, जहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ने दूसरे देशों से आते थे और हज़ारों टीचर थे। तो ये नहीं कि हम शिक्षा का सत्र नहीं जानते हैं, शिक्षा हमारे यहाँ बहुत अच्छी दी जाती थी।
तो उनका मत था कि उसी तरह से इनको शिक्षित करना चाहिए, अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून का अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जहाँ संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया जाना जरूरी था या उनको कराया जाता था। परंतु कुछ अफसर या ज़्यादातर अफसर कह लीजिएगा इसके आलोचक थे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें प्राच्यवादी शिक्षा प्रणाली पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स भी चाहते थे कि भारत के लोगों को शिक्षित करना चाहिए, वो भी भारतीय भाषा सीख रहे थे, इसमें देख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, वो फारसी सीख रहे हैं। तो जो अफसर या जो अधिकारी भारतीय शिक्षा के विरोध में थे वो बोलते थे कि पूर्व की जघन्य गलतियाँ कि बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने यहाँ इन लोगों को इनकी भाषा में सिखाने के लिए। उनका कहना था कि अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे, उनका पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। वो बोला साइंटिफिक तो कुछ है ही नहीं, भारत को सपेरों का देश बोलते थे, वो तो जादू टोना करते हैं, ये तो वैज्ञानिक के बारे में इनको कुछ, विज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और असतही है, इसलिए उन्हें दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और फारसी भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। उनके समर्थक थे जेम्स मिल, जो चाहते थे भारत में अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित होने चाहिए, प्राच्यवादी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जेम्स मिल चाहते थे कि भारतीयों का केवल दिल जीतने के लिए, उनको खुश करने के लिए जनता के हिसाब से पढ़ाना या उनको भावनाओं में रखते उनको शिक्षित करना ठीक नहीं है। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, भारतीयों को पूर्वी समाज के बारे में बताया जाना चाहिए, पश्चिम ने किस तरह से वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की हैं उनके बारे में उनको बताया जाना चाहिए। पूर्व मिल के समर्थक एक और व्यक्ति थे, लॉर्ड मैकाले। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय का केवल एक ही खाना, जैसे हमारे स्कूल में लाइब्रेरी होती है ना, उसका एक ही केबिन, एक ही बॉक्स, वो पूरे भारतीय साहित्य से ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए हमें इन लोगों को इनकी भाषा में शिक्षा पर पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमारे को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखकर 1835 का एक्ट बनाया गया। इसको लॉर्ड मिंटो एक्ट भी कहते हैं, मिंटो मिनट्स भी कहते हैं। इसमें क्या था कि भारत में उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है उसका मीडियम अंग्रेजी होगा, यानी अंग्रेजी माध्यम से वो शिक्षित लोगों को शिक्षित या बच्चों को शिक्षित किया जाएगा और किताबें भी अंग्रेज अपने हिसाब से लगाएंगे, पाठ्यक्रम उनका अपना होगा। कलकत्ता का जो मदरसा है या बनारस का संस्कृत कॉलेज जो बनाया गया था बनारस, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट को उन्होंने सहायता देना बंद कर दिया और इनको क्या संज्ञा दी, ये इस प्रकार के मंदिर हैं जो अपने आप अंधकार के शिकार हो जाएंगे, अब खत्म हो जाएंगे, इनका हम कोई सहायता नहीं करेंगे। एक और कार्य देखिएगा इसी उपलक्ष्य में 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच और व्यवसायिक शिक्षा, दो बात ध्यान देने वाली है यहाँ। व्यवसायिक शिक्षा मीन्स इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि व्यवसाय के द्वारा हमें भी फायदा हो। अंग्रेजों का सिंपल सी बात है, कंपनी थी, कंपनी तो अपना फ़ायदा देखेगी। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम इसको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित करेंगे यहाँ के लोगों को, तो इनकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, जीने का तरीका बदलेगा, विचार बदलेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, ये भी अपने आप वही चीज़ें प्रयोग करना शुरू कर देंगे जो हम करते हैं। तो इसलिए इंग्लैंड में बनने वाला सामान भारत में बहुत ज़्यादा बिकने लगेगा, इससे आर्थिक लाभ हमें बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए कहा जाता है इसको व्यवसाय के लिए शिक्षा। तो इसी उपलक्ष्य में 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1857 में। 1857 का ईयर आप जानते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन चला था 1857 में, जिस समय दिल्ली में लड़ाई हुई थी, दिल्ली के आसपास, उस समय ये 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटीज़ जिसको बोलते हैं। और तीनों विश्वविद्यालयों में ये घोषणा की गई कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।
ये देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में बम्बई विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा चित्र, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है बम्बई विश्वविद्यालय। एक ये श्रीरामपुर कॉलेज भी है कलकत्ता में। अब ये इस प्रकार के इंस्टीट्यूट खोले गए जो पहले जो शिक्षा दी जाती थी हमारे बच्चों को, तो उनका क्या हुआ। स्कूल, छोटा स्कूल देख सकते हैं, अब इस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे झोपड़ियों में, पेड़ के नीचे, पेड़ है, बढ़िया पीपल वगैरह है। दिन में आचार्य जी आते थे, बच्चे आते थे वहाँ, उनको घंटा 2 घंटा पढ़ाते थे। झोपड़ी इस प्रकार की हुआ करती थी। इस प्रकार का कोई इनका अपना कोई टाइम टेबल या करिकुलम या निश्चित क्लासरूम ऐसा कुछ नहीं था। चलो विलियम एडम की रिपोर्ट देखते हैं। विलियम एडम्स एक बहुत बड़े ईसाई धर्म प्रचारक हुए हैं। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए हमारे देश में आए थे। उनका यही दायित्व था या कर्तव्य था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म को फैलाएं और लोगों को प्रेरित करें कि वो ईसाई बने। तो उन्होंने क्या देखा, अपने सर्वे के दौरान 2 राज्यों का सर्वे किया, बंगाल और बिहार का, कि उन्होंने देखा छोटे छोटे ऐसे स्कूल, जो पिक्चर हमारा आप ये यहाँ पे दिखाई, ऐसे स्कूल 1 लाख से ज़्यादा हैं और एक स्कूल में 15-20 बच्चे पढ़ते हैं इकट्ठे। 2 बच्चे पहली क्लास के, 3 दूसरी क्लास, इसी प्रकार से इकट्ठे पढ़ते हैं, छोटे बड़े बच्चे सारे। तो तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा बच्चे थे 2 ही राज्यों में। ये देखकर बहुत हैरान हुए। इट मीन्स एजुकेशन सिस्टम तो था लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। उन स्कूलों को स्वयं गुरु ही चलाते थे या फिर राजा या फिर धनी लोग जो होते हैं, व्यापारी होते हैं, साहूकार वगैरह हैं, वो उनको फाइनेंशियली हेल्प करते थे, गुरुजी को थोड़े बहुत पैसे दे दिया करते थे। तो एडम्स ने पाया कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली काफ़ी लचीली थी, कोई समय सारणी नहीं थी, जिसका मन कहे आ जाना, छुट्टी करनी हो छुट्टी कर लो, कोई निश्चित समय सारणी भी नहीं थी, अलग अलग टीचर भी नहीं हुआ करते थे, बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं था। जैसे आजकल हम क्लासरूम, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग क्लासरूम होता है, तो वहाँ पर इस प्रकार से नहीं था, सभी बच्चे एक ही जगह बैठते थे। जब फसलों का कटने का समय होता था स्कूल नहीं लगते थे, क्योंकि सारे बच्चे फसल कटाई के समय बिजी हो जाया करते थे, वही काम करते थे। जब फसल कटना बंद हो जाती थी तो फिर दोबारा बच्चे आ जाया करते थे। तो धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्कूल बाद में गुरुकुल कहलाए जाने लगे। गुरुकुल का नाम शायद आपने सुना हो, आजकल भी हैं गुरुकुल। तो इस प्रणाली का क्या हुआ, जब बाद में 1854 में नई शिक्षा प्रणाली शुरू हुई तो अंग्रेज़ों ने इस प्रकार के स्कूलों को कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि यहाँ पे जो टीचर्स थे उनको अपॉइंट किया कि आप लोग जो स्कूलों में बच्चे हैं उनको जो हम स्कूल खोलेंगे वहाँ पर लेके आओ। और एक टीचर को 2-3 गाँव की जिम्मेवारी दे दी गई। कुछ लोगों ने या कुछ अध्यापकों ने, उनके आचार्यों ने उनकी बात मान ली, लेकिन कुछ एक ने नहीं मानी। तो जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी उनको इन्होंने किसी प्रकार की सहायता नहीं की और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए। अब क्या हुआ, नई शिक्षा प्रणाली शुरू हुई। नई शिक्षा प्रणाली में बच्चों को समय से स्कूल आना होता था, टाइम टेबल होता था, करिकुलम होता था, बच्चों को पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकें, लिखने के लिए कॉपियाँ दी जाने लगी। ऐसे फसल कटाई के समय इस प्रकार की छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं था कि छुट्टी लेके जाएंगे, जी नहीं। पहले परीक्षाएं नहीं होती थी, अब परीक्षाएं भी होने लगी। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा जैसे बोलते हैं आजकल, टर्म 1, टर्म 2 और फाइनल एग्जाम इस प्रकार से होने लगे। 1854 के नए नियम एक्ट के कुछ और, दिनचर्या वही जो मैंने आपको बताई, जो लचीली व्यवस्था जिसमें कुछ बदलाव किया गया। अब कटाई के समय बच्चे जो घर जाते थे वो अब घर नहीं जाते थे। स्कूलों में बड़ा अनुशासन होने लगा, डिसिप्लिन होने लगा, अलग अलग विषय के अलग अलग अध्यापक होने लगे। तो बच्चे को पढ़ना है तो उसको स्कूल आना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यसूची, अब यह है कि केवल अंग्रेज ही नहीं बल्कि भारत के भी बहुत से लोग हैं, भारत में शिक्षा के बारे में सोच रहे थे हमारे बच्चों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उनमें भी थोड़ा सा मनमुटाव था। कुछ लोग हैं अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, अंग्रेज शिक्षा होनी चाहिए, वैनिक शिक्षा होनी चाहिए। कुछ लोग उनके विपक्ष में थे। किस प्रकार के स्कूल कॉलेज हैं जो टोटली इंग्लिश मीडियम है तो हमारे बच्चे वो नहीं कर पाएंगे, या एक प्रकार से हमारे को बदलाव कर रहे हैं, अंग्रेजी पाश्चात्य संस्कृति सिखा रहे हैं, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी।
इसमें मुख्यतः दो व्यक्तियों का वर्णन करेंगे हम यहाँ पे, महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा खाते हैं, और हम उनके ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं, उनके ज़्यादा अच्छे नहीं। हमारी संस्कृति का गौरव धीरे धीरे नष्ट होने लगा, गिरने लगा। इससे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। पश्चिम से अभिभूत होकर पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने लगे लोग। संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव जागृत करे, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो अंग्रेज शिक्षा पढ़ के इस प्रकार शिक्षा नहीं आई। महात्मा गांधी के विचार क्या थे? वो चाहते थे कि उनकी दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जाने वाली शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, उससे उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है, उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। अब दोनों की चर्चा देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी की, दोनों चर्चा करें। दोनों में कुछ विचार मिलते थे, कुछ दोनों के विचार नहीं मिलते थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी के घोर विरोधी थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कोई अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, वैज्ञानिक ज्ञान हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मनमुटाव था, लेकिन दोनों एकजुट भी थे, सहमत भी थे कि राष्ट्रीयता की भावना बच्चों में विकसित होनी चाहिए, देश प्रेम की भावना बच्चों में विकसित होनी चाहिए। महात्मा गांधी कुछ विचार और देखिए। पश्चिमी शिक्षा केवल मौखिक ज्ञान के बदले केवल सिर्फ पढ़ने और लिखने पर जोर देती है। पढ़ते रहो, रटते रहो, पेपर दे दो। इस प्रकार की शिक्षा केवल जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा करती है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है। उनकी सोच थी कि केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो बच्चों को या लोगों को हाथ से काम करना आना चाहिए, कुछ न कुछ हुनर उनको सीखना चाहिए। इट मीन्स वोकेशनल एजुकेशन आजकल हम जिसको बोलते हैं। हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि अलग अलग चीज़ें कैसे बनती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। शांति निकेतन, ये पिक्चर देख सकते हैं, खुले में पढ़ते हैं बच्चे। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की गई थी। शांति निकेतन जो जगह है कलकत्ता से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल अकेले, जैसे नवोदय स्कूल होते हैं शहर से, गांव से दूर, इस प्रकार से। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या चाहते थे कि टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपना स्कूल बहुत दूर बनाया, शहर की तड़क भड़क से दूर। आजकल हम शहरों को बड़ा स्कूल मानते हैं, शहरों में जो बच्चे पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन ये बात रविंद्रनाथ टैगोर नहीं मानते। रविंद्रनाथ टैगोर मानते तो प्रकृति की गोद में जाकर पढ़ना, वो जो बच्चा सीखता है वो अच्छी बात है। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, यहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सकते थे। गांधी और टैगोर जी, बहुत सारे मामलों में गांधी जी और टैगोर जी मिलते भी थे, कुछ आलोचक भी थे, ये मैंने आपको बताया। रविंद्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें ये था कि रविंद्रनाथ टैगोर किसी प्रकार का टाइम टेबल नहीं चाहते थे। वो बोलते थे बच्चे को आज़ाद छोड़ दो, जब बच्चे का सीखने का मन हो तो वो सीखे, और जो उसका करने का मन है वो करे, अपने आप बना के कुछ ना कुछ सीखेगा तो बच्चा ज़्यादा अच्छा एजुकेट होगा, अच्छा शिक्षित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या? कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिलें। इसके लिए इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति को शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता क्या होती है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस आज़ादी के बाद भी जारी रही, आज भी जारी है कि शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए।
शिक्षा में अनेक बदलाव आज भी आ रहे हैं। इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा, वही जो ऊपर दिखाया गया था, ये सभी बातें हमने सीख ली। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जब आपकी परीक्षाएं होंगी तो आप उनका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। इस पाठ से हमने अपनी प्राचीन शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा शुरू की गई नई शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेजी माध्यम से संबंधित है सीखी। गांधी जी और टैगोर की सृजनात्मक शिक्षा प्रणाली और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी मानचित्र के माध्यम से प्राप्त की। जय हिंद, जय भारत।